मित्रों, भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रीमती महादेवी वर्मा एक अनमोल कवयित्री थी। पहाड़ों से प्रयाग तक में पंडित लीलाचंद जोशी ने अपने साक्षात्कार में महादेवी जी के बारे में कुछ बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पंडित गंगा प्रसाद पांडे जी ने ही मेरा महादेवी वर्मा से पहला परिचय करवाया, जिससे मेरी पुस्तक बिजनवती के मुख्य पृष्ठ के लिए महादेवी द्वारा अंकित सुंदर चित्र मिल गया। ये बिजनवती कविता संग्रह पंडित लीलाचंद जोशी का एकमात्र काव्य संग्रह है और उसका जो मुख्य पृष्ठ था वो श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने बनाया था। इस चित्र को स्वयं महादेवी जी ने ही बनाया। जब वो चित्र पुस्तक पर छपकर मेरे सामने आया तब मुझे लगा जैसे सारी पुस्तक में वह चित्र ही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं है। चित्र बहुत ही सादा था। एक डंठल में एक सुंदर फूल झुका हुआ दिखाया गया था। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात। मैं PSM PG कॉलेज कन्नौज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत था। वरिष्ठता के कारण विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का परीक्षा योजक व सहायक केंद्राध्यक्ष बना दिया जाता था। मेरा लक्ष्य था कि हमारे विद्यालय में नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो। इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था। एक दिन व्यक्तिगत परीक्षा के दौरान राउंड करते हुए एक बाहरी लड़के को पकड़ लिया और बहुत प्रभावशाली लोगों के दल का एक सदस्य था। फिर क्या था, मेरे ऊपर दबाव पड़ने लगा। पुलिसिया कार्रवाई नाकाम रही, बल्कि उस समय के CO ने हमसे साफ कह दिया कि इस लड़के के लिए मंत्री जी का दबाव आ गया है। प्रोफेसर साहब, आप इससे बड़ा सोर्स लाकर दिखाएं तो मैं इस लड़के को बंद कर दूंगा। आपने जो FIR कराया है इसका कोई माने नहीं है। मैं चिंतित हुआ और विचार में आया क्यों न अपने साहित्य ग्रुप से दबाव बनाया जाए। मैंने नकल के खिलाफ एक प्रतिवेदन बनाया और कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद के जो चर्चित साहित्यकार थे सबके हस्ताक्षर करवाए। उस लड़के ने कन्नौज में निकलना उठना बैठना मुश्किल कर दिया। हस्ताक्षर के उद्देश्य मैं प्रयाग भी गया। अपने कवि मित्र कैलाश कल्पित द्वारा तथा डॉक्टर कृष्ण मोहन सक्सेना के द्वारा हस्ताक्षर के लिए श्रीमती महादेवी वर्मा के आवास पर गया। उन्होंने नया संचार साहस उत्साह भर दिया। उन्होंने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किया और कहा, देखो राकेश, अगर इस प्रतिवेदन से सरकार के कान में जू न रेंगे तो हमारे पास आ जाना। मैं इंदिरा गांधी जी से बात करूंगी। तुम दमना नहीं और पीछे न हटना। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं और उनका पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा था। मैं महादेवी जी के उक्त शब्दों से संकट के क्षणों में संकट की चुनौती को स्वीकार करता हुआ ऊर्ध्वभाव बन गया। ऐसी थी श्रीमती महादेवी वर्मा, जिनका मेरे सर पर हाथ भी माँ जैसा ही रहा नहीं, बल्कि वह माँ की वात्सल्य में मूर्ति थी। संकट में उनके उद्गार के लिए रामबाण का काम कर गए और मैं अजय रहा इस कांड में। उनके गीत में जलते खिलते बढ़ते जग में जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, घुल मिल एकाकी प्राण चला। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन लखनऊ का स्वर्ण जयंती अधिवेशन कन्नौज में 17-18 अक्टूबर 87 को होना निश्चित हुआ था। इस सम्मेलन में श्रीमती महादेवी वर्मा जी को अध्यक्षता करना तय हुआ। अब मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति को आमंत्रित करना था। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन और महामंत्री सुशील राकेश के साथ 4 सदस्यों का एक दल दिल्ली के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से मिलने गया। उन्होंने अपनी स्वीकृति 17 अक्टूबर के लिए कन्नौज आने की दी। 11 सितंबर 87 को हम लोग दिल्ली से वापस हुए। सुबह रेलगाड़ी से कानपुर पहुँचे। मैं तथा डॉक्टर टंडन कन्नौज वापस होने के लिए चुन्नीगंज बस अड्डे पर आए। डॉक्टर टंडन ने अखबार खरीदा।
उसे महादेवी के देहावसान का समाचार देखकर तुरंत हमसे बोल पड़े, आप इलाहाबाद नहीं जाएंगे? मैं उनकी अस्वस्थता को देखकर कुछ नहीं कह सका। डॉक्टर साहब अस्वस्थ थे। वो बोले, आप तुरंत इलाहाबाद चले जाइए, महादेवी जी को अंतिम समय देख लेंगे। मेरा मन विचलित था। तुरंत इलाहाबाद जाने के लिए मैं रवाना हो गया। सुबह 11 बजे मैं प्रयाग महिला विद्यापीठ पहुंचा। ज्ञात हुआ कि यहाँ पर अभी बाद में अंतिम यात्रा आएगी, वह भी अशोकनगर में है। बाहर एक साहब मोटरसाइकिल से महादेवी जी के यहाँ जा रहे थे। उनसे लिफ्ट लेकर मैं चल पड़ा। रास्ते में एक स्थान पर बड़ी जोर से ब्रेक लगा। मैं गिरते गिरते बचा। मैंने पूछा, क्या हो गया? मोटरसाइकिल वाले पत्रकार महोदय ने कहा कि एक मुर्गी गाड़ी के सामने आ गई थी, उसको बचाने में इतना तगड़ा ब्रेक लगाना पड़ा, मुर्गी बच गई। पत्रकार बंधु फिर चलते चलते बोले, भाई साहब, मुर्गी के दब जाने का डर मुझको नहीं, बल्कि इसके मालिक से डर बहुत रहा। हम दोनों इस पर हंस दिए और थोड़ी देर में महादेवी के बंगले के पास पहुँचे। महादेवी जी का पार्थिव शरीर बंगले से बाहर लाया जा रहा था। मेरी आंखें भर आई थीं। मैं उसी ट्रक में बैठ गया जिसमें महादेवी का पार्थिव शरीर रखा गया था। ये मेरी उनके साथ कुछ देर के लिए अंतिम यात्रा थी। वह चिद मुद्रा में ऐसी सोई थी कि लग रहा था वो अभी अभी उठकर बोलेंगी और बैठेंगी। कंटकों की सेज जिसकी आंसुओं का ताज, सुभग हंस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब सी साज। कंटकों की सेज जिसकी आंसुओं का ताज, सुभग हंस उठ प्रफुल्ल गुलाब ही सा आज। जिस ट्रक पर महादेवी जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उसमें गुलाब तथा गेंदे के पुष्प अपनी सुगंध से उन्हें आच्छादित किए हुए थे। जो लोग उसमें बैठे हुए थे सभी अपनी पूरी ताकत से नारे लगा रहे थे, महादेवी अमर रहें। यह उद्घोष पूरे वातावरण को गमगीन बना रहा था। सभी की आंखें नम थीं। प्रयाग महिला विद्यापीठ परिवार के लोगों ने एक एक कर सबने पुष्प तथा मालाओं के साथ अपनी अंतिम विदाई अपने प्राचार्य को दी। 1 घंटे तक कार्रवाई चली। फिर रसूलाबाद घाट के लिए उनका अपना मोह, ममत्व, जिंदा दिली, शौर्य, व्यक्तित्व सब गंगा की धारा में मिलने के लिए उतावला होकर चल पड़ा। मैं भी उसी ट्रक में बैठकर गंगा किनारे पहुंचा। देखा अब बेला की अंतिम घड़ी आ चुकी है। उन्हें चिता पर रखा गया। काफ़ी लोग सुबह रो रहे थे। साहित्यकारों, पत्रकारों, राजनेताओं तथा आम आदमी का बहुत बड़ा हुजूम पहुंच चुका था। काफ़ी भीड़ के बीच महादेवी चिर निद्रा में थीं। सबको प्रतीक्षा थी कब अग्नि में के सुपुर्द हों। ज्ञात हुआ कि अभी मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आने वाले हैं, उनका ही इंतज़ार है। कुछ समय तक लगा, किंतु सब में फुसफुसाहट थी। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जी आ गए। उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात महादेवी की अंतिम विदा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और चिता में अग्नि। उनका शरीर समापन की ओर चल पड़ा। चिता जल रही थी। पत्रकारगण बड़े बड़े साहित्यकारों को श्रद्धांजलि का वक्तव्य ले रहे थे। काफ़ी समय तक लोग रहे। फिर मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब धीरे धीरे खिसक गए। अंतिम समय तक कुछ ही चंद लोग बचे, जिसमें मैं भी एक था। वो चली गईं अनंत की ओर, बस केवल यादों की सुगंध रह गई है। राग मद की दूरी लाली, साध भी इसमें न पाली। शून्य चितवन में बनेगी, मूक हो गाथा तुम्हारी। शून्य मंदिर में बनूंगी, आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। आज मैं